नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। आज हम लोग समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी हमारी क्या होती है। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड यूज होते हैं, पी टू पी नेटवर्क, ब्लॉकचेन, माइनर, माइनिंग, ये सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ये इंडिया में कितना लीगल है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। ये एक हमारे अंकल जी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि क्रिप्टो करेंसी पे एक थोड़ा सा बेसिक वीडियो बनाएं ताकि पता चले कि क्या है, किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो हमारे बिगनर हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द का अर्थ होता है हमारा क्रिप्टो का सीक्रेट। क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट, और करेंसी तो हम लोग जानते ही हैं कि इसको बोलते हैं मुद्रा। ये किसी भी देश की करेंसी होती है, जैसे हमारे इंडिया की है रुपए, और ये डॉलर, पाउंड, एक दरहम, ये कई अलग अलग देशों की करेंसियां हैं, तो ये होती हैं। अब यहाँ पर क्रिप्टो और करेंसी, इन दोनों को मिला के हमारा बनता है छुपा हुआ धन या छुपी हुई करेंसी, जिसके बारे में किसी को पता ना हो। तो इसको सबसे पहले जो बनाया था वो किसने बनाया था? तो ये एक जापान के व्यक्ति थे, सतोशी नाकामाटो। उन्होंने ये सबसे पहली मुद्रा बनाई थी 2009 में, बिटकॉइन। सतोशी नाकामाटो ने ये सबसे पहली मुद्रा बनाई थी, क्रिप्टो करेंसी बनाई थी, ये थी बिटकॉइन। अभी मार्केट में लगभग 2000 क्रिप्टो करेंसियां अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ फेमस हैं, जैसे एथेरम, रिपल, डोजी कॉइन। ये कुछ करेंसियां इसमें से फेमस हैं। अभी जो इसकी कीमत है, जैसे एक बिटकॉइन अभी इंडिया में लगभग 17,59,000 के आसपास है। एक बिटकॉइन की कीमत 17,59,000 के आसपास है। इसी तरीके से एथेरम जो है, इसकी 1,17,000 के आसपास रेट चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब की ये बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरीके से रिप्पल है, वो लगभग 29 रुपए के आसपास है। इसी तरीके से जो डोजी कॉइन है वो 5 रुपए के आसपास में है। तो ये किस तरीके से इसका रेट घटता बढ़ता रहता है, किस तरीके से अप डाउन होता है, हम लोग इसको किस तरीके से खरीदते बेचते हैं, ये हम लोग आगे चल के इसमें समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि यहाँ पर दो पर्सन है, ये हमारे दो पर्सन हैं, इसमें ये हो गया ए और ये हो गया बी। यहाँ पर ए ने कुछ सर्विस ली इससे, बी से, या या कोई सामान खरीदा, तो उसके बदले में ये पेमेंट करता है क्रिप्टो करेंसी के रूप में। मान लीजिए इसने 10 रुपए का सामान इससे लिया, बी से, और उसने 10 रुपए की खरीद रखी है क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि 10 रुपए के जो क्रिप्टो करेंसी है, यानी मान लीजिए इसने बिटकॉइन खरीद रखा है 10 रुपए का, तो वो बिटकॉइन के रूप में इसको पेमेंट कर देता है। पैसे नहीं देता, रुपए नहीं देता, या डॉलर या पाउंड नहीं देता, वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में इसको पेमेंट करता है। उसने रुपए से बिटकॉइन खरीद रखी है और बिटकॉइन से 10 रुपए का वो पेमेंट कर देता है इससे। 10 रुपए के बदले वो, मान लीजिए एक बिटकॉइन 10 रुपए के बराबर है, तो वो एक बिटकॉइन इसको पेमेंट कर देता है। अब यहाँ पर ये आखिर पैसा जाता कहाँ है, किस तरीके से सेव होता है? तो दोनों के पास वॉलेट रहता है। ये अपने वॉलेट में से इसको बी को ट्रांसफर कर देता है पैसा। तो यहाँ पर अब ये एक लेजर की जरूरत पड़ेगी, किसने कितना पैसा इसको दिया, कितना पैसा इससे लिया, ये सारा सेव करने के लिए। तो यहाँ पर लेजर, जो हमारा बही खाता होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। ये लेजर, अगर ये दो लोग सिर्फ मिलके इसको सेव कर रहे होते, क्रिप्टो करेंसी की यही खासियत है कि यहाँ पर अगर दो लोग इस लेजर को मेंटेन कर रहे होते तो कोई भी इसमें से डिफॉल्ट कर सकता था, पैसे में कम ज़्यादा, या दो से अधिक लोग होते तो वो लेजर में कोई भी एक
डिफ़ॉल्ट कर सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर काम करता है हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, इसको समझते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि ए ने बी को पैसे दिए, तो वो यहाँ पर पीयर टू पीयर को बोलते हैं पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। यहाँ पर क्या होता है कि वो डाटा जो हमारा लेजर है वो कई सारे कंप्यूटरों में सेव हो रहा है, किसी एक कंप्यूटर में सेव नहीं हो रहा, वो कई सारे कंप्यूटरों में सेव हो रहा है। इसमें भी सेव हो गया, इसमें भी सेव हो गया, इसमें भी, ऐसे कई हजार या कई लाख कंप्यूटरों में ये डाटा सेव हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया कि कोई अगर एक पर्सन इसको करता तो उसमें डिफ़ॉल्ट कर देता, लेकिन यहाँ पर कई सारे कंप्यूटरों में सेम डाटा सेव हो रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई एक गड़बड़ करता है तो वो तुरंत पकड़ में आ जाता है, बाकी कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उस डाटा को सबसे मैच नहीं होता, तो वहाँ पर वो मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से ये पकड़ में आ जाता है लेजर। तो इसमें जो लेजर सेव हो रहा है वो उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, तो ये इसका प्रॉफिट है। ये लेजर कई हजार कंप्यूटरों में, कई सौ कंप्यूटरों में सेव हो रहा है, इसकी वजह से उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, और इसमें कई सारे लोग इस पे काम पे लगे हुए हैं, इसको सेव करने में, इसको मेंटेन करने में। वही होता है हमारा पर्सन टू पर्सन नेटवर्क या पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब यहाँ पर अगला जो हम शब्द सुनते हैं ब्लॉकचेन, आखिर ये ब्लॉकचेन क्या है? यहाँ पर अगला जो शब्द आता है वो ब्लॉकचेन। आखिर ये ब्लॉकचेन क्या है? ये ब्लॉकचेन सिस्टम आजकल अन्य क्षेत्रों में भी अब यूज होने वाला है, मेडिकल लाइन में या एजुकेशन लाइन में, काफ़ी चीज़ों में ये ब्लॉकचेन सिस्टम यूज होने वाला है। ब्लॉकचेन सिस्टम है क्या, इसको देखते हैं। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जो हमारा डाटा अगर सेव हो रहा है तो वो कई सारे जैसे ब्लॉक हैं या चेन, ब्लॉकचेन से ही आप समझ रहे होंगे कि चेनों के ब्लॉक, तो कई सारे जो ब्लॉक हैं वो इसमें काम करते हैं, यानी कि कई सारे कंप्यूटर जिनके अंदर स्पेशल सॉफ्टवेयर है वो काम करते हैं, स्पेशल कोडिंग होती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ये इस ब्लॉक में हमने खूब सारा डाटा सेव कर लिया, जो हमारा लेजर है वो खूब सारा इसमें सेव हो गया, तो जब ये लेजर भर जाता है तो ये क्या करता है, अगले ब्लॉक में उसको जो आगे का डाटा जो हमारा सेव होता है वो अगले ब्लॉक में सेव होना शुरू हो जाता है। फिर जब ये ब्लॉक भर जाएगा तो इसके साथ में एक अगला ब्लॉक क्रिएट होगा और फिर ये डाटा उसमें सेव होना शुरू हो जाएगा आगे का। तो इस तरीके से ये काफ़ी लंबी चेन है। इस ब्लॉकचेन का ये फ़ायदा होता है कि इसमें डाटा मिस नहीं होगा और ये कई सारे ब्लॉकचेनों का संग्रह रहता है, कई हज़ार कई लाख ब्लॉकचेन इसमें क्रिएट होती रहती हैं कंटिन्यूअस, हमेशा जब भी काम चलता रहता है। तो जब ए बी को पैसे ट्रांसफ़र करता है, यहाँ पर 10 रुपये मान लीजिए एक बिटकॉइन उसने ट्रांसफ़र किया बी को, तो यहाँ पर जो हमारे ये ब्लॉकचेन सारे ये एक्टिव हो जाते हैं और इनके अंदर जहाँ पे भी डाटा सेव रहता है ए और बी का, उसमें वो फाइंड करना शुरू कर देता है कि ए के पास कितने बिटकॉइन हैं, और ये तो नहीं है कि क्या पता उसके पास बिटकॉइन है ही नहीं और वो ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो सारा डाटा उसका ए का चेक होता है कि उसके पास कितना बिटकॉइन अवेलेबल है, और उसने फिर उसमें से एक बिटकॉइन अगर बी को ट्रांसफर किया तो फिर बी का पूरा डाटा चेक होता है कि उसके पास कितने बिटकॉइन अवेलेबल हैं, और फिर उसमें वो एक बिटकॉइन ऐड हो जाता है। ये सारा काम होता है विथ इन फ्यू सेकेंड, बिल्कुल थोड़े से सेकेंड में ये पूरा काम हो जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा ये ब्लॉकचेन का सिस्टम जो है काम करता है। अब इसके बाद अगला शब्द आता है माइनर्स और माइनिंग का। क्रिप्टो करेंसी में ये माइनर्स और माइनिंग क्या होता है, इसको देखते हैं। माइनर्स, माइनर्स ये होता है जो ये लेजर लोग मेंटेन कर रहे हैं, जो भी ये लेजर मेंटेन कर रहे हैं उन्हें बड़े बड़े कंप्यूटर लगा रखे हैं, स्पेशल कंप्यूटर, और
उनके पास स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से ये पूरा लेजर हम यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं माइनर्स। इसमें अगला शब्द आता है हमारा माइनिंग। माइनर्स जो काम कर रहे हैं, कई सारे माइनर्स मिलके जो काम कर रहे हैं, जो भी हमारा पैसा इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग माइनर्स। और जो इस ट्रांसफर को वैलिडेट करते हैं कि हाँ इसने जो ट्रांसफर किया है वो सही है नहीं है, तो वो कहलाता है हमारा, ट्रांजैक्शन को जो वैलिडेट करते हैं, ट्रांजैक्शन को जो वैलिडेट करते हैं वो हमारा कहलाता है माइनिंग। ट्रांजैक्शन को वैलिडेटिंग करना ही माइनिंग कहलाता है। तो ये हमारा माइनर्स और माइनिंग है। इसमें बहुत सारे लोग मिलके ये माइनर्स का काम करते हैं। इन माइनर्स को मिलता क्या है, माइनर्स को जो उन्होंने लेजर मेंटेन किया और इसकी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया, उसके बदले में उसी करेंसी में उनको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, जो इनकी ये कमाई होती है। इसके लिए लगते हैं स्पेशल कंप्यूटर और स्पेशल सॉफ्टवेयर, काफ़ी उसमें खर्चा होता है। तो ये तो हो गया हमारा ये माइनर्स और माइनिंग। अब हम लोग समझते हैं कि जब हमारा डाटा कई सारे कंप्यूटरों में सेव हो रहा है, कई सारे कंप्यूटरों में जब हमारा डाटा सेव हो रहा है, तो फिर इसमें प्राइवेसी रही कहाँ? ये तो सबको पता चल जाएगा कि किसके पास कितना पैसा है। अगला पॉइंट है हमारा ये प्राइवेसी का, कि प्राइवेसी तो इसमें बिल्कुल रही नहीं हमारी, क्योंकि इसमें तो सब पता चल जा रहा है कि भाई किसके पास कितना पैसा है, कोई भी इसको तो देख के हमारी धज्जियां उड़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इस प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक शब्द आता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी में जो भी हमारा डाटा सेव हो रहा है वो स्पेशल कोड में सेव हो रहा है, जिसको आप पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि ये क्या है, हर कोई इसको नहीं समझ सकता। तो वो क्रिप्टोग्राफी में ये डाटा हमारा सेव होता है कोडेड वर्जन में। कोडेड होता है ये सारा डाटा हमारा, तो कोई भी इसको पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता कि ये किसके पास कितना पैसा है, ये कोई भी पता नहीं लगा सकता। तो इसमें ये इसकी ये बहुत अच्छी खासियत है, इसी की वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि किसी के पास भी जो भी क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रहा है वो किसी को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना पैसा है। तो इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है क्रिप्टोग्राफी की वजह से। अब समझ लेते हैं कंट्रोल। कंट्रोल की वजह से भी काफ़ी लोग, मतलब हमारे पैसे पे किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ना रहे, इसकी वजह से भी क्रिप्टोग्राफी की ये क्रिप्टो करेंसी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। कंट्रोल, अभी क्या होता है कि हमारा जो पैसा है उस पर जो भारत सरकार है उसका कंट्रोल है, वो हमारे पैसे को छापती है, कितना छापना है कितना नहीं छापना है। और फिर हमारा जो पैसा बैंक में जमा होता है, बैंक को भी हमारा पता रहता है कि भाई कितना हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट जमा है नहीं है। कई सारी अथॉरिटीज़ को पता रहता है, कई सारी एजेंसीज को पता रहता है कि हमारे पास कितना पैसा है, क्योंकि ये डाटा हमारा सारा बैंक में सेव होता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी कि इसका किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पैसा हमारा है तो उस पर सारा कंट्रोल हमारा होना चाहिए। किसी गवर्नमेंट का क्यों कंट्रोल है? लोगों को इसी से ऐतराज था, इसीलिए यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ना तो ये अफेक्टेड होती है किसी क्राइसिस में, देश के ऊपर कोई क्राइसिस आ रहा है तो उसमें ये क्रिप्टो करेंसी इफेक्टेड नहीं होती, इसका अपना अलग ही फंडा चलता रहता है अप डाउन का। तो ये इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये इसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब दूसरा, इसमें प्राइस कैसे अप डाउन होता रहता है?
कि लोग सोचते हैं कि भाई बिटकॉइन मान लो हमने खरीद लिया तो ये बिटकॉइन का हम यूज कर रहे हैं तो इसमें अप डाउन कैसे हो रही है इसकी वैल्यू। अब क्रिप्टो करेंसी जिसने बनाई है या जब भी बनती है तो उसकी क्या है कि एक फिक्स्ड लिमिट रहती है कि कितने कॉइन उसमें क्रिएट किए जाएंगे। जैसे कि हमारी जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन 21 मिलियन है, 21 मिलियन इसमें कॉइन क्रिएट किए गए हैं तो इसकी संख्या क्या है, फिक्स है। अब ये ना तो एक ज़्यादा होगी ना एक कम होगी, ये फिक्स है। तो इस वजह से जो कोई चीज़ हमारे पास अगर फिक्स रहती है तो उसकी कीमत इस पे डिपेंड करती है कि उसकी डिमांड कितनी है। अगर उसकी डिमांड कम होती है, मान लीजिए बिटकॉइन ज़्यादा चलन में नहीं है, तो इसके जो रेट हैं वो अपने आप डाउन होने लगेंगे। लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो ये खरीदेंगे नहीं, तो इसकी वजह से इसके रेट डाउन होने लगेंगे। लेकिन अगर लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, कई सारी गवर्नमेंट इसको वैलिड कर देंगी क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को, तो फिर लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगेंगे, लोग इसका ज़्यादा यूज करने लगेंगे तो इसके रेट अपने आप हाइक होने लगेंगे, अप होने लगेंगे। लेकिन अगर इसको वैलिडिटी नहीं मिलती है या वैलिड नहीं करती है गवर्नमेंट और इसका यूज लोग नहीं करते हैं तो फिर इसके रेट अपने आप डाउन हो जाएंगे। तो ये फिक्स है 21 मिलियन, अब इसी में लोगों को खरीदना है और बेचना है, तो इस वजह से इसके रेट अप और डाउन होते रहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी का एडवांटेज क्या है। अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं इसका एडवांटेज, कि क्रिप्टो करेंसी का एडवांटेज क्या है। तो इसमें जो पहला एडवांटेज हमारा आता है वो आता है क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड है यानी कि इस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ना कोई एक व्यक्ति या कोई एक गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही है। तो इसको सारे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो खरीदते बेचते हैं, वो सारे लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है। दूसरा ये कि नो गवर्नमेंट कंट्रोल, इस पे किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट है। और तीसरा बेनिफिट ये है कि इसमें जो यूज की जा रही है सेफ्टी, वो ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन का इसमें यूज किया जा रहा है तो ये काफ़ी अच्छी सेफ्टी देती है, जिसकी वजह से इसमें कोई लूप नहीं रहता। तो ये इसकी क्रिप्टो करेंसी का एडवांटेज था। और मैं इसका आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो डिसएडवांटेज सबसे पहला ये है, डिसएडवांटेज सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि नो गवर्नमेंट कंट्रोल। ये इसका एडवांटेज भी है और ये इसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अगर किसी गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल नहीं है तो आपको अगर कोई आपके साथ में स्कैम होता है या डिफ़ॉल्ट होता है तो उसमें आप किसके पास शिकायत करेंगे। अगर ये डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी का इस पे कोई एक अधिकार नहीं है, तो आप शिकायत भी किसी के पास नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि मतलब आपने इन्वेस्ट किया तो लॉस भी आपको ही होगा अगर आपके साथ में कोई स्कैम अगर हो जाता है तो। दूसरा दूसरा इसमें अनएथिकल अनएथिकल यूज में इसका अनएथिकल यूज काफ़ी इसका हो रहा है। जैसे कि ड्रग्स खरीदना, हथियार खरीदना, क्योंकि आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, इसका किसी को पता नहीं होता। आपने कितनी पेमेंट की है, क्या है, इस पे किसी का गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसका मिसयूज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। तीसरा, ये इको फ्रेंडली नहीं है। ये इको फ्रेंडली इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बड़े-बड़े कंप्यूटर लगते हैं, काफ़ी पावर का कंजप्शन होता है, तो इस वजह से ये इको फ्रेंडली नहीं रह जाता। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज थे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये इंडिया में कितना लीगल है और कितना अनलीगल है।
तो यहाँ पर इसको अभी तक हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने नो टेंडर ऑफ मनी, यानी कि अभी तक इसको टेंडर ऑफ मनी के रूप में इसको वैलिड नहीं किया है। यानी कि आप इसको करेंसी के रूप में या पैसे के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इंडिया में। इससे आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, कोई चीज़ बेच नहीं सकते। 2018 में जो हमारी आरबीआई है, उसने बैंकों को निर्देश दिया था कि इसके ट्रांजैक्शन में, क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को आदेश दिया कि आप इस पे से ये लगा हुआ बैन हटा लें, तो जिसके बाद से इंडिया में ये, इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। यानी कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग लीगल है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये पूरा क्रिप्टो करेंसी का ब्यौरा था, और आप, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी हमारी काम करती है, क्या इसमें लीगल है, क्या अनलीगल है, किस तरीके से पी टू पी नेटवर्क काम करता है, किस तरीके से ब्लॉकचेन हमारी जो है वो काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।